बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल हाँ जी, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। उमर जुनेद साहब हैं क्लास में? हाँ जी, उमर जुनेद नहीं है। उमर जुनेद साहब को मैंने कल कहा था कि शेयर कर दें ग्रुप में। चलें अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, वो आ जाएंगे होपफुली। अच्छा जी, कह रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड और रेवेन्यू जनरेटिंग मेथड में कौन सा कब करना है? रेवेन्यू जनरेटिंग मेथड कौन सा हमने पढ़ा था? अगर एक मेथड में ऑपरेटिंग सेगमेंट बनता हो और दूसरे में नहीं तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? काइंडली ये पैक में रिपोर्टेबल सेगमेंट वाला पॉइंट भी पढ़ कर समझा दें। अच्छा, हमने 3 बातें पढ़ी थी कल, ठीक है। वो 3 बातें क्या थी? बोर्ड मैंने बात कर दिया थोड़ी देर। वो 3 बातें क्या थी? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड जो हमने पढ़ा था, जरा बताते हैं। उसमें हमने कहा था उसका रेवेन्यू जो है वो टोटल एक्सटर्नल इंटरनल रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा हो, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। पहली बात। फिर दूसरी बात हमने कही कि अगर प्रॉफिट उसका जो है या लॉस वो टोटल प्रॉफिट या लॉस दोनों में से जो हायर हो वो फिगर लेनी है, उसके 10% या उसके बराबर है तो वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। और तीसरी बात हमने की कि अगर एसेट्स का जो है उसका टोटल जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के एसेट्स हैं अगर उसके 10% से ज्यादा है जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं तो भी वो कहलाएगा। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। तीनों नहीं पूरी होनी, कोई एक भी हो। रेवेन्यू पे होता है तो वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है, प्रॉफिट पे होता है तो वो भी है, एसेट पे होता है तो वो भी है, किसी पे भी हो जाए तो हम कहते हैं वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। इसको बड़ी अच्छी तरह हमने कल क्लियर किया था। बल्कि जो हमने सवाल किया था 14.17 उसमें हमने देखा, हमने कहा किसी भी बेस पे बनता हो। हमने क्या कहा? हमने कहा किसी भी बेस पे ये बनता हो रिपोर्टेबल सेगमेंट तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, राइट? अच्छा, कहते मेरा ये सवाल नहीं है तो आप बता दें कि आपका सवाल क्या है।
अच्छा जी, मोहसिन साहब कहते हैं मैंने ये पॉइंट नहीं पूछा, वो पॉइंट कुछ और पूछ रहे थे। वो कह रहे थे 75% पूरा करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो हमने ये तीनों अप्लाई कर दिए, तीनों अप्लाई कर दिए, 75% रेवेन्यू पूरा नहीं हुआ। हमने तीनों अप्लाई कर दिए, हमने जो रेवेन्यू की बेस पे बनता था वो भी बना दिया, फिर हमने जो प्रॉफिट की बेस पे बनता था वो भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो एसेट की बेस पे बनता था वो भी बना दिया, सारा कुछ बना दिया हमने। लेकिन जब रेवेन्यू चेक किया तो वो रेवेन्यू जो था वो 75% पूरा नहीं आया, ठीक है। तो जब वो रेवेन्यू 75% पूरा नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमने कुछ मजीद सेगमेंट बनाने, राइट हो गई बात। ले जनाब, साथ साथ में एक काम कर रहा था छोटा सा, वो हो गया पूरा। और अब बोर्ड कर देता हूं मैं ऑन, ये ले जी, बोर्ड भी नजर आ गया ना। अच्छा जी, तो अब वो हमने 75% पूरा करना है, किसी भी सेगमेंट को आप पकड़ लें और ऐड कर दें, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी, जिन्हों मर्जी विच पा के पूरा 75% पे ले आए बस, ठीक है। उसमें आप ये देख लें जिसका रेवेन्यू ज्यादा है वो ले आए, या जिसके एसेट ज्यादा है वो ले आए, जो मर्जी ले आए। आइए सबसे खामोश है, कहते हैं बस 75% पूरा कर लें आप। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं क्वेश्चन 1 में 75% का डिस्कस कर दें, वो मैं कर देता हूँ। 14.16 में एसेट वाला पॉइंट 14.16 भी करवाता हूँ। अच्छा जी, जी क्वेश्चन साइलेंट हो 75% तक जब तक नहीं करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट पूरे नहीं होंगे। बोर्ड मैंने ऑन कर दिया, पहले बंद किया हुआ था। अच्छा जी, दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक सेगमेंट को खुद से रिपोर्टेबल सेगमेंट आंक दिया। कैसे आंक दिया? उन्होंने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस हम मेजर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने विद इन एंटिटी खुद ही, उन्होंने कहा आप एक सेगमेंट हो, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, आपकी हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, यानी आपका प्रॉफिट देखेंगे। इसका मतलब उस पार्ट का, उस सेगमेंट का वो रेवेन्यू भी अलग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो हम डिस्क्लोजर नहीं दे सकेंगे। तो उस सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे, चाहे उसका रेवेन्यू 10% हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से कह दिया तो कह दिया, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ठीक हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जी 75% में शामिल करेंगे। जब टोटल 75% आ जाता है तो उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। आप चाहे 75% हो जाए फिर भी एक दो सेगमेंट और दिखा दें, आप 80, 85, 90% तक ले जाएं। आईएएस कहता है मिनिमम जो आप सेगमेंट दिखा रहे हैं ना, डिस्क्लोजर दे रहे हैं, वो 75% जरूर हो रिपोर्टेबल। उसके बाद बाकियों को अदर्स कह के इकट्ठा कर दें। यहाँ आप कहीं नहीं, 75% में 4 आ गए, उसके बाद एक जो है वो 8% वाला और है, मैंने वो भी रिपोर्टेबल दिखाना है, तो आप एक कॉलम उसका बना दें। आईएएस मना नहीं करता कि आप इससे ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, तो आप समझते हैं कि डिस्क्लोज करना है तो आप कर दें, लेकिन 75% जरूर बनाने, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया था 2, 1
और 14.16 का ए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में फरमाएं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सही है। उसमें 2 लेबोरेटरीज का जिक्र किया हुआ था। एक लेबोरेटरी थी, हो गया, और आगे का नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन 2 भी दिया था ना। क्वेश्चन 2 में 2 लेबोरेटरीज का जिक्र है, 2 लेबोरेटरीज का जिक्र है। ठीक है, पढ़ देता हूँ जी मैं। Karachi Limited produces and sells its range of drugs through 3 separate divisions. 3 divisions हैं, 3 separate divisions हैं. In addition, there are 2 laboratories which carried out research and development activities. Laboratories हैं, इनके बारे में बताना है कि whether ये जो research and development laboratories हैं should be reported as 2 separate segments under IFRS 8. ठीक है जी, और उस पर आपकी एडवाइस मांगे हैं, वुड लाइक एडवाइस ऑन दिस इशू। इन द फर्स्ट ऑफ दीज लेबोरेटरीज, पहली जो लेबोरेटरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इज फंडेड इंटरनली एंड सेंट्रली फॉर ईच ऑफ द 3 सेल्स डिवीजन। वो जो 3 सेल्स डिवीजन है ना, उन तीनों को वो असिस्ट कर रही है, उन तीनों को जो है वो बेनिफिट दे रही है। इट डज नॉट कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर अदर एंटिटीज, किसी और के लिए नहीं करते, इंटरनल ही कर रहे हैं। ईच ऑफ 3 डिवीजन इज गिवन अ बजट एलोकेशन विच इट यूजेस टू परचेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फ्रॉम द लेबोरेटरी। बजट किसको मिला, रिसोर्स किसको मिला, 3 डिवीजन को मिला, 1 2 3 ABC 3 डिवीजन हैं, उन तीनों को बजट मिला, उन तीनों को जो है वो पैसे मिल रहे हैं, रिसोर्स मिल रहा है। लेबोरेटरी को कोई पैसा नहीं मिल रहा। 2 बातें होती हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की कि उसको पैसा दें, उसको बजट दें, उसको रिसोर्सेज दें, और फिर वो रेवेन्यू जनरेट करे और खर्चा भी करे, तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। तो लेबोरेटरी को कोई बजट नहीं दिया हमने अभी तक। आगे देखते हैं। लेबोरेटरी इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द डिवीजन हेड्स फॉर दिस एक्सपेंडिचर। वो फिर अपने खर्चों में से कुछ पैसा जो है वो लेबोरेटरी को देते हैं, और लेबोरेटरी जो है वो हर डिवीजन हेड को, डिवीजन हेड नंबर 1, डिवीजन नंबर 2 का हेड, डिवीजन नंबर 3 का हेड, उन तीनों को जो है वो अकाउंटेबल है। द सेकेंड लेबोरेटरी performs contract investigation activities for other laboratories and pharmaceutical companies, दूसरों के लिए काम करते हैं। This laboratory earns 75% of its revenue from external customers and these external revenues represent 18% of the organization's total revenue. Organization का जो revenue है उसका 18% को represent कर रहा है। एक बात, 10% से ऊपर चला गया, पहले की तो परसेंटेज भी कोई नहीं बताई। The performance of the second laboratory activities and of the 3 separate divisions is regularly reviewed by the chief operating decision maker. Chief operating decision maker एक बंदा है, ठीक है, जो डिसीजन करता है, चीफ मैनेजर कह लें। आईएएस ने वैसे उसको नाम एक दे दिया, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, और साथ आईएएस ने कहा ये हमने वैसे ही एक डेजिग्नेशन यूज कर दिया। डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डेजिग्नेशन वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई एक डायरेक्टर हो सकता है जो कि ये डिसीजंस ले रहा है, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, अब रिपोर्ट किस किस ने करना है? उसने कहा ये सेकेंड लेबोरेटरी और 3 डिवीजन हेड्स जो हैं, 3 डिवीजन जो हैं वो रिपोर्टेबल हैं चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को, जिसमें पहली लेबोरेटरी का जिक्र ही कोई नहीं आया। इन एडिशन टू द हेड्स ऑफ डिवीजन देयर इज अ हेड ऑफ द सेकेंड लेबोरेटरी। सेकेंड लेबोरेटरी का भी एक हेड बनाया हुआ है, और वो जो लेबोरेटरी है उसका कोई हेड वुड नहीं बनाया हुआ। द हेड ऑफ सेकेंड लेबोरेटरी इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द CODM, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, एंड दे डिस्कस द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द लेबोरेटरी। तो सेकंड के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं रह गया, उसका 10% से ज्यादा रेवेन्यू भी आ रहा है, फिर उसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं। तो जो सेकंड लेबोरेटरी है वो तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है ही है।
जो पहली है उसकी कोई परफॉर्मेंस मैयर नहीं हो रही, वो सिर्फ उन डिवीजन्स को जो है वो हेल्प आउट कर रही है, वो उसको काम देते हैं, वो कर देता है बस। तो फिर क्या नंबर 1 जो है उसका कोई रिपोर्टेबल नहीं है, कोई उसका रेवेन्यू भी नहीं बताया हुआ कि है कि नहीं है, ठीक है, बस उसे काम देते हैं, पैसे देते हैं कि ये काम कर दो, और वो काम करके उनके हवाले कर देते हैं। तो क्या फिर जो लेबॉर्ट्री 1 है वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस सवाल का जवाब यही था कि जो पहली लेबॉर्ट्री है वो कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई रिपोर्टेबल नहीं है, कोई इसको बजट नहीं मिलता, वो तो 3 डिवीजन्स हैं, वो उनको असिस्ट कर रही है, तो वो कुछ पैसे उसको दे देते हैं कि ये काम कर दो, तो वो कर देती है, ठीक है। तो वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है डिवीजन्स को, वो कोई इंडिपेंडेंटली जो है ना, उसका कोई इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड बन रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं की कि उसका क्या रेवेन्यू है, कैसे है, तो कुछ भी नहीं बताया हुआ। अच्छा जी, सवाल पूछा गया है कि अगर एक सेगमेंट रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू देन वी शुड अप्लाइड नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन सेम सेगमेंट और नॉट। जरूरत नहीं है, एक सेगमेंट है रेवेन्यू पे पूरा हो गया, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कोई सेगमेंट प्रॉफिट भी हो गया तो वो भी रिपोर्टेबल है, कोई एसेट भी हो गया तो वो भी रिपोर्टेबल है। आपने एक पे देख लिया रिपोर्टेबल है, दूसरे तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं, पहले भी नहीं पे नहीं पूरा हुआ, आपने दूसरे को देख लिया, उस पर हो जाता है तो बात खत्म, तीजे की जरूरत नहीं, पहले पे भी नहीं होता, दूजे पे भी नहीं होता, तीजे को देख लें, अगर तीजे पे पूरे हो जाता है तो रिपोर्टेबल बन गया, वो भी नहीं होता तो ये देख लें चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर तो नहीं बीच में कहीं पे आ रहा जिसको रिपोर्टेबल है, तो अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो बस खत्म हो गई बात। लो जनाब, सवाल नंबर 2 देख लीजिए, अब बता दीजिए। बस ये था, जरा लंबा सा पैराग्राफ था, तो हमने उस पैराग्राफ में से अपने मतलब की चीजें ढूंढनी थी कि या तो उसकी परसेंटेज 10% से ऊपर चली जाए तो यहाँ वो रिपोर्टेबल हो। अच्छा जी, सोल्यूशन 1 जो है, अच्छा ये जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं ना IFRS 8 का, फिर उसके बाद IAS 21, IAS 41, ये तीनों नए टॉपिक हैं। एक IFRS 9 पीछे पड़ा था, वो भी नया टॉपिक था, तो ये तीनों जो है ये नए टॉपिक हैं। एसोसिएट भी नया आया था सब्सिडी उसमें कंसोलिडेशन में। अच्छा जी, solution says laboratory 1 does not have a separate segment manager which is important factor in determining operating segment, but we did not read this point in IFRS yesterday। ये असल में आप यहाँ पे देखें ना, उसने बताया है कि ये जो यहाँ पे जिक्र किया, वो मैनेजर का वर्ड तो यूज ना भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता, हेड ऑफ डिवीजन्स है और फिर हेड ऑफ सेकेंड लेबॉर्ट्री भी है, ठीक है। और जो फर्स्ट लेबॉर्ट्री है उसका कोई अलग हेड भी नहीं बनाया हुआ जो किसी को रिपोर्टेबल हो, लेबॉर्ट्री है और बंदे रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, फलाना डिपार्टमेंट कहता है ये काम कर दो, वो कर देते हैं, वो डिवीजन खुद ही उसको देख रहे हैं, इस तरह से है। अच्छा जी, हमने भी पेपर में इतना लेंथी आंसर लिखना है? जो थ्योरेटिकल सवाल हो ना उसके पॉइंट्स लिखा करें, पैराग्राफ मत लिखा करें, मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, ठीक है। तो उसके जो है वो पैराग्राफ ना लिखा करें, छोटे छोटे पॉइंट लिखा करें और पॉइंट लिख के उसमें जवाब पूरा कर दिया करें। उससे ये होता है कि एक तो गलती नहीं होती, मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो समझ आ जाता है। जब हम एक पैराग्राफ में 4 बातें लिखते हैं, वो बातें हम महीने के बाद खुद भी पढ़ें तो हम, ये सच्ची बात है, ये बंदे से मैंने कल लिखो, उसने लिख दिया पैराग्राफ, महीने के बाद नहीं, 4-5 दिन मैंने रख छोड़ा, 12-13 लाइनों का एक पैराग्राफ में कुछ बातें लिख दी, ना कितने फुल स्टॉप, ना कितने कॉमा, ना कुछ। हफ्ता गुजरने के बाद मैंने बुलाया, मैं कि ये जरा पढ़ के मुझे बता दें आपने क्या लिखा है। तो मोहतरम स्टूडेंट साहब भी थे, उन्होंने पढ़ के कहा, उन्होंने कहा सर जी ये मैं लिखे, ये उसके पास, उन्होंने कहा सर जी ये मैं लिखे, मैं तो यह सोच रहा कि मैं लिखे, ठीक है। मैं, राइटिंग तो उसकी अपनी थी, उसको पता था उसने लिखा है, लेकिन वो कहता था ये मैंने लिखा है, और क्या मतलब है वो नहीं पता था उसको कि क्या लिखा। वो कहता मुझे मतलब है, नहीं समझा सका कि वो क्या इसमें लिखना चाहता। मैंने कहा जो लिखा है उसका मतलब समझा दें कि इसमें लिखा क्या है, तो उसको खुद नहीं समझ आया कि क्या लिखा है, सिर्फ 1 वीक के बाद। और हम पेपर में पूरा पैराग्राफ लिखाते हैं 10-12 लाइनों का, बगैर कोई फुल स्टॉप लगाए, बगैर कॉमा लगाए, फिर हम शिकवा करते हैं कि नंबर थोड़े आए हैं।
ठीक है। हम छोटी छोटी बातें लिखा करें, टू द पॉइंट लिखा करें, नंबर अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, किसी और सब्जेक्ट की नहीं। हर सब्जेक्ट की अपनी कोई रिक्वायरमेंट होती होगी, वो हर सब्जेक्ट के टीचर जो है ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, वो बताएंगे कैसे करना है। लेकिन अकाउंटिंग में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो तो आप उसका जवाब पॉइंट्स में लिखा करें, सबसे अच्छा है, बेहतर है। टू द पॉइंट हो, पता लगे अच्छा आपने ये पॉइंट लिखा, आपने ये पॉइंट लिखा, आपने ये पॉइंट लिखा। लेबॉर्ट्री 2 थी, आपने कहा उसका रेवेन्यू 10% से ज़्यादा हो गया एक बार, फिर आपने कहा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है उसको जो है वो आप उसको रिपोर्टेबल भी है, तो बस ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। 1 जो है उसका कोई बजट नहीं, हाँ रिसोर्सेज भी एलोकेट हुए, ठीक है। फिर 1 जो है उसको कोई रिसोर्स एलोकेट नहीं हो रहा, डिवीजन है वो उसके अंडर काम कर रहा है, फिर वो किसी को रिपोर्टेबल नहीं है तो ना रिपोर्टेबल है, फिर उसका रेवेन्यू नहीं गिवन, ठीक है, उसकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो वी कैन नॉट अप्लाई क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ऑन इट, इट मींस इट इज अ as far as the scenario is concerned, तो laboratory 1 should be treated as, will be treated as not a reportable segment। बस खत्म होगी बात। इन छोटी छोटी गल्लां 3-4 लिख के तो काम मुका दे बंदा, राइट हो गया, एरो लगा के पॉइंट बंदा लिख दे। चलिए जी, तो IS 21 में, IFRS 8 में और IS 41 में पास पेपर के सवाल नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि पहले ये टॉपिक सिलेबस में नहीं थे। लेकिन इसके सवाल हैं ना, कुछ सवाल इसमें डाल दिए, कुछ जो है वो क्वेश्चन बैंक में आ गए, तो बस इनकी प्रैक्टिस करते हैं, अल्लाह खैर करे, जो अवेलेबल है। अच्छा जी, अब चलते हैं, आपको मैंने बताया ना कैसे छोटे छोटे पॉइंट लिख लें, तो आप जो है वो ये छोटे छोटे पॉइंट पहले लिख लें। सवाल नंबर मेरा 14 पॉइंट था 11 और 14.12, ये आप छोटे छोटे पॉइंट जो अभी डिस्कस कर रहे हैं बस यही हैं, लिख लें। जब आप ये पॉइंट लिख लेंगे तो उसके बाद आप उनको जवाब को पढ़िएगा, वो यही बातें होंगी, ज़रा घुमा फिरा के लिखी होंगी, कहीं से सवाल उठाया होगा वहाँ पे लंबा जवाब लिखा होगा, वो उसी तरह छाप दिया। बोर्ड नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज़ ठीक आ रही है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सही है, क्लियर जा रही है। क्वेश्चन बैंक में जितनी थ्योरी लिखी है ना, फिर याद रख लें, बहुत है। आप उससे छोटा जवाब भी लिख देंगे, रेलेवेंट लिख देंगे, पॉइंट्स में लिख देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लेकिन अगर कोई पैराग्राफ भी लिखना चाहे तो उस पर कोई इतराज नहीं है, आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए जरा प्रॉपरली, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, छोटे छोटे मैसेज करते हैं ना, अगले को समझ आ जाए, लंबा सारा मैसेज कर देंगे तो समझ भी नहीं आना, तो बस इंज ही निक्कियां निक्कियां गल्लां पेपर 'ਚ लिख दो तो चंगियां लगदियां ने, ठीक कोई बात। लो जनाब, क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई ये सोचे ना कि पेपर में लंबे लंबे पैराग्राफ लिखाएंगे तो बड़े नंबर आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये मैट्रिक के पेपर नहीं है कि लोग गिट्ठे नाप के नंबर लगा देंगे कि कितने सफ़े लिखे ने, तो बगैर पढ़े जो है वो अल्लाह रहम करे पता नहीं कितनी देर में 100 पेपर करके घंटे में उठना होता है, तो या 2 घंटे में 100 पेपर, तो एक पेपर को जो है वो 2 मिनट देने होते हैं, तो फिर उत्थे गिट्ठा ही नापियां जानियां, पढ़न का तो टाइम नहीं होना, हैडिंग देख ली, इसीलिए कहते हैं यार विच जो मर्जी लिख दो, हैडिंगां चंगियां पाओ, तो विच भावें अपने फ्यूचर प्लान्स लिखाओ, तो नंबर मिल ही जाएंगे। नहीं, कोई पढ़ने वाला बंदा हो तो वो हो सकता है पढ़ भी ले कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो बहरहाल अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप। तो जो ICAP के पेपर्स है ना, उसमें तो पढ़े बगैर नंबर नहीं लगते कभी भी, एक एक चीज आपके पढ़ते हैं ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था डिस्कस द प्रिंसिपल्स इन IFRS 8 फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंपनीज रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। वो भी हमने डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले, दोनों बातें डिस्कस कर ली। एंड हाउ दीज प्रिंसिपल्स वुड बी अप्लाइड फॉर एनएल यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। अब हमने 3 चीजें देखनी है, रेवेन्यू देखना है, प्रॉफिट देखना है, एसेट देखना है। इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट हो जाए तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। आप सबसे पहले जो है वो रेवेन्यू का टोटल कर लें। रेवेन्यू के टोटल में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आएंगे, तो करें टोटल कितना बना, कितना टोटल बना 1010 बनेगा, ठीक है। इस सब को मिला के 203 को डिवाइड करेंगे 1010 पे, ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गया। फिर 302 को डिवाइड करेंगे 302 पे डिवाइडेड बाय 1010, तो वो भी जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। फिर उसने अदर रीजन इकट्ठे कर दिए, सारे अदर रीजन इकट्ठे कर दिए। अदर में तो अब काफी सारे हैं, आगे चलते हैं। प्रॉफिट का टोटल क्या है, प्रॉफिट का टोटल यहाँ 10 होगा नेगेटिव, यहाँ क्या होगा 165 होगा, दो ही टोटल है ना, नेट ऑफ नहीं करना, अलग अलग टोटल करना है। तो इसमें से हम 10 को कंसिडर करें, 165 को, 10 को छोड़ देंगे, जो बड़ा है वो 165 है। 10/165 करें नहीं बनता, 60/65 करें, 165 करें तो बन जाता है। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं देखने की, क्योंकि जब ये दोनों पहले नंबर पे ही बन गए तो आगे जरूरत ही नहीं देखने की। सही हो गया। अच्छा, फिर जो है वो ये टोटल करें, 3100 बन गया। अब आप 3100 के हिसाब से देखें तो इधर ये नहीं बन रहा था, इधर ये भी नहीं बन रहा, लेकिन जरूरत नहीं है, रेवेन्यू की बेस पे बन गया तो बस बन गया। और ये जो आगे अदर्स हैं वो फिर नीचे चले गए, ये भी बन रहा, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि तीनों में बन जाए, वो तो वैसे हम अपने जवाब को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम कहें कि रेवेन्यू 10% है, ठीक है, whether profit or assets are 10% or not irrelevant, one condition is fulfilled तो it means it is a reportable segment। अच्छा जी, अदर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, अदर्स को हम क्यों नहीं कर रहे, हमने टोटल नहीं लिया 1010, अदर्स डालने हैं उसमें। ये अदर्स जो है ये एक नहीं है ना, ये मैनी है, काफी सारे, ठीक है। ये अदर रीजन्स काफी सारे हैं ना, एक नहीं है। ये रीजन्स हैं पता नहीं कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, ये उसने बाकी इकट्ठे कर दिए। अब हम अदर्स को तो देखना ही नहीं है ना, अदर्स को तो देखना ही नहीं है ना। मसलन हम कहते हैं ए बी डी, इस तरह से हम बनाते जा रहे हैं, जी ये बन गए, ये 4 जो है वो रिपोर्टेबल हैं, ये 4 जो है ये रिपोर्टेबल हैं। और उसके बाद अदर्स में काफी सारे हैं, ठीक है, अदर्स में काफी सारे हैं, मसलन ए बी सी भी है, उसके बाद ई है, एफ है, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने सारे हैं। तो ये 4 हैं जो हमने डिस्क्लोज करने हैं, अभी डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे ना तो इनके हमने डिस्क्लोजर देने हैं। और ये जो इकट्ठे हैं इनकी इकट्ठी फिगर आएगी, इनकी अलग अलग तो नहीं आ रही ना, मीन्स इनका डिस्क्लोजर नहीं है। डिस्क्लोजर जो है वो तो वो जो 3 रिपोर्टेबल बने उनका है, बाकियों का नहीं है। लेकिन ये कंडीशन है, ये 4 जो बने, कि ये जो 4 हमने बनाए इनके रेवेन्यू की जो परसेंटेज है वो 75% जरूर होनी चाहिए, इनके रेवेन्यू की परसेंटेज जो है वो 75% जरूर होनी चाहिए। ठीक हो गई बात। अगर क्राइटेरिया मीट करके 4 बन जाए, 75% के बराबर आ जाए, ओके। अगर क्राइटेरिया मीट करके नहीं बनते तो फिर जेड़ा मर्जी ऑर्गेनाइजेशन चाहे शामिल कर दे, राइट। अच्छा जी, अब एक काम और कर लेते हैं, इनकी परसेंटेजेस देख लेते हैं कितनी है। ये परसेंटेज कितनी है, ये कितनी है, जरा दोनों की परसेंटेज मुझे बता दें, यूरोपियन की और साउथ ईस्ट की। हाँ जी, यूरोपियन और साउथ ईस्ट, इनके रेवेन्यू की परसेंटेज क्या बनती है वो जरा बता दें। टोटल टोटल टोटल, ये परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने लिखा ना, 203/1010, 302/1010,
ये लिखा तो हुआ है, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल प्लस एक्सटर्नल 20.11 20.1 बन रहा है ये, और ये बन रहा है 29.9। ये कैसे किया? 203/10 नीचे भी टोटल ऊपर भी टोटल, और 302/10। ये टोटल बन रहा है 50। ये रेवेन्यू की परसेंटेज देखी हमने, क्या काफी है रिपोर्टेबल सेगमेंट या मजीद कुछ आइडेंटिफाई करने चाहिए? सम मोर सेगमेंट्स शुड बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, कुछ और भी करने पड़ेंगे। ठीक है, some more segments are to be identified by the management, by the entity, to make their revenue at least 75%। तो अभी मजीद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब भी जो मजीद आइडेंटिफाई करने, चाहे वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो या ना उतरते हो, तब भी करने पड़ेंगे। मसलन 10% पे नहीं भी आते, 68% के भी हैं तो भी लेके आए, तो 75% तक जरूर लेके जाना पड़ेगा। जो अदर रीजन है उनमें से कुछ रीजन निकालने पड़ेंगे हमें, जो कि हम सेगमेंट रिपोर्टिंग के तौर पे, जिनको हम सेगमेंट्स के तौर पे शो करते हैं। डिस्क्लोजर्स पढ़ते हैं। हाँ जी, डिस्क्लोजर देखें, IFRS 8 के किताब आपके पास होगी। स्टडी टेक्स्ट में देखते हैं उसमें डिस्क्लोजर्स कैसे दिए हुए हैं। अच्छा जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि 75% कैसे कंप्लीट होगा। हमने ये लिखा कि सम मोर सेगमेंट्स आर टू बी आइडेंटिफाइड बाय एंटिटी। हमने करने हैं कि एंटिटी ने करने हैं? बताएं, हमने करने या एंटिटी ने करने हैं? एंटिटी ने करने हैं ना। बस हम जवाब दे के फारिग हो गए, इंफॉर्मेशन और है ही नहीं। होती तो फिर हम मजीद कुछ ऐड कर देते। ठीक है, मजीद इंफॉर्मेशन होती तो हम कुछ और ऐड कर देते। हमने बस ये लिख दिया, उसको बता दिया कि भाई ना 50% होया जे, हले 25% रहिंदा जे, ते बाकी भी पूरा करना जे। बस किवें करना जे? 14.16 में भी करवा दें। अच्छा जनाब, करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये 75% क्या होगा? इसके लिए 3.3.2 पढ़ लेते हैं जरा।
if the total external revenue reported by operating segments, external revenue, ठीक है, internal नहीं, external, if total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75% of the entity's revenue, external revenue और entity का revenue, तो additional operating segments shall be identified as reportable segments, मजीद कुछ जो है वो identify कर लेंगे even if they do not meet the criteria, unless at least 75% of the entity revenue is included in reportable segments. ठीक है जी, एक्सटर्नल की बात हो रही है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो निकाल लेते हैं 14.16, उसका ये पार्ट कर लेते हैं. आप लोगों ने किया 14.16 का ये पार्ट? वो ठीक कर लेते हैं, इसको जो है 203 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, 200 डिवाइड बाय 1000, ठीक है. ये लें जनाब. एक्सटर्नल 200 डिवाइड बाय 1000 और 300 डिवाइड बाय 1000, 30%, ठीक हो गया. 50% टोटल आ गया. शुक्रिया जनाब. अच्छा जी, अब बात करते हैं 14.16 की. सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया उसको अप्लाई करेंगे. हाँ जी, सेल्स दी हुई है 1790, 216, 227, 247 और 252, इनको प्लस कर लें. ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 दिए हैं, ये बन गया 2732. इसके बाद कुछ ट्रांसफर्स भी हैं. इंटरसेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश इज 28 मिलियन एंड 10 मिलियन. तो केमिकल डिपार्टमेंट जो है वो सेल आउट कर रहा है चीज़ें, इन दोनों को प्लस कर लें, इट बिकम्स 38. ये 38 बन गया. और ये जो 38 है नीचे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंसेस 75 मिलियन विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड. ठीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आज हम करते हैं, अभी डिस्कस करने लगे हैं डिस्क्लोजर्स, फिर इसकी बात करेंगे. हाँ जी, तो 38 जो है वो यहाँ पे केमिकल में प्लस कर देंगे. प्लस 38.
और 2732 में भी ऐड कर दें प्लस 38, तो ये कितना बन गया 2770, ऐसे ही है। चलें जी, अब आप डिवाइड करके देखें कि कौन कौन से सेगमेंट बन रहे हैं और बता दें कौन कौन से बन रहे हैं रेवेन्यू के हिसाब से। हाँ जी, केमिकल वाला बन गया, कितने परसेंट है, चलें केमिकल का बन गया। उसके बाद सोडा ऐश 216, ये तो नहीं बन रहा क्योंकि 277 से ऊपर होगा, तो बस एक ही बन रहा है, इनमें से कोई भी नहीं बना। ठीक है, 2770 के साथ कंपेयर किया, सारे 270 से नीचे। आगे चलते हैं, प्रॉफिट में देख लेते हैं, प्रॉफिट का टोटल करें कितना आता है। और फिर एसेट्स को भी देख लेंगे। इंटरनल को लेस किया हुआ है। सॉल्यूशन पे भी जरा नजर मार लेते हैं। वो लेस 1700 क्या कहा हुआ है, इंटर सेगमेंट सेल by chemical to polyester and soda ash is 20 and 10 million respectively at a contribution margin of 30%। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इस सवाल को। सेल ऑफ केमिकल इंक्लूड्स, ठीक है, ये इसके साथ लिख लें, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, लिख लें, सेल ऑफ केमिकल इंक्लूड्स सेल बाय केमिकल टू पॉलिएस्टर। राइट, चले, तो जब ये उसमें पहले से शामिल है तो हमें फिर उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, फिर बस 27-32 ही बनेगा। अच्छा जी, प्रॉफिट निकालना है, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो ये 2732 इसका टोटल बन रहा है, तो 273 तक जो भी होगा उसे हम कह देंगे कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये हो गया। उसके बाद प्रॉफिट है, तो आप जीपी दिया हुआ है, जीपी में से ये माइनस करें और माइनस करके हमारे पास जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। एसेट में देख लें, एसेट का टोटल क्या है वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। एसेट का टोटल बताएं, 1152 है एसेट का टोटल, एसेट का टोटल है 1152, 1455, 1455, जिसका मतलब है 145 तक जो होगा, तो एक ये भी बन जाएगा। केमिकल तो पहले ही है, सोडा ऐश भी बन गया, दो हो गए। प्रॉफिट जो है वो 1100 परसेंटेज ऑन रेवेन्यू ऑफ केमिकल टैली नहीं है। कौन सी परसेंटेज, 75% के लिए जो कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी हाफिज नासिर साहब, आप 75% की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 1790 को 27-32 पे डिवाइड करें, कितना आता है?
अभी कर लेते हैं परसेंटेजेस। तो प्रॉफिट जो है वो, इसका सोल्यूशन ज़रा निकाल लेते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट जो है वो ये आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1152 का प्रॉफिट है, 115 से ऊपर किसी का प्रॉफिट किसी का भी नहीं है, ठीक है, केमिकल का ही है सिर्फ। लें जी आगे चलते हैं। अब दो जो है ना वो हमारे बन गए, एक बन गया है केमिकल और दूसरा बन गया है, हाँ जी दूसरा क्या बन गया, सोडा ऐश। यहाँ पे मिस हो गया हुआ है, लिखा नहीं हुआ, ये आएगा सोडा ऐश। राइट, अब हमने परसेंटेज लगानी है। ये देखना, ये दो बन रहे थे जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, एक ये रेवेन्यू की बेस पे बन गया है और ये एसेट की बेस पे बन गया। क्यों जनाब, ठीक है ना, ये दो हो गए हुए हमारे। इन दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पिछले पेज पे अमाउंट्स दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है एंटिटी का रेवेन्यू कितना है टोटल। एंटिटी का रेवेन्यू ये है 2694 और ये 1752 जो है ये केमिकल का जो है रेवेन्यू है। इसको हमने कंपेयर करना है, तो 1752 डिवाइडेड बाय 2694 कर दें। ये बनता है पूरा 65.03 बनता है, लिख देंगे। फिर सोडा ऐश है, सोडा ऐश का है 216, तो 216 डिवाइडेड बाय 2694 करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो कितने परसेंट आता है, एग्जैक्ट परसेंटेज बता दें। हाँ जी, कितना बनता है, 8.02। 8.02। लो जी, अब अगले पेज पे चलते हैं और ये 65.30 लिखा हुआ है, ये 65.03 शायद आपने लिखवाया है, तो 65.03 हो जाएगा और ये बन गया 8.02। इनका टोटल करें कितना बना, ये बनता है 65 और 73 बनता है 73.05। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक और हमें जो है वो एक और या दो और जितने भी हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ताकि हमारा मिनिमम जो एटलीस्ट रेवेन्यू है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का वो 75% पे चला जाए। ठीक है, तो अब कौन सा लें, अब आप तीनों में से किसी को भी बेस बना सकते हैं। आप कहें सेल में जो हाईएस्ट है वो ले लें, या जो एसेट में हाईएस्ट है वो ले लें, या जो प्रॉफिट में हाईएस्ट है वो ले लें। तीनों में से कोई भी बना सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही करना है। तो अब हम क्या करें, हम यहां से देख लेते हैं कि किसको लेना चाहिए। अब अगर आप सेल में देखें तो ये तीन हमारे पास बच गए, ठीक है, सेल में देखें तो ये सेल हाईएस्ट है, इसको आप ले लें फार्मा को। और वैसे इत्तेफाक से देखें तो एसेट में भी ये हाईएस्ट है, ठीक है, प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में जो है वो ये पॉलिएस्टर आ रहा है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, किसी एक को बेस बना लेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी एसेट भी हाईएस्ट है रेवेन्यू भी हाईएस्ट है, तो चलो इसके दो चीजें हाईएस्ट हैं तो इसको ले लेते हैं। जरूरी नहीं है, पॉलिएस्टर को भी कर सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो इसके हाईएस्ट आ रहे हैं, तो उसने कहा चलो ये दो चीजों में हाईएस्ट है ना, तो इसको ही फिर कंसिडर कर लो, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। जब इसको हमने कंसिडर किया तो फिर इसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट की, इसकी परसेंटेज आ गई 9 हाँ जी कितनी 35 9.35। ठीक है, ये 9.35 कैसे आएगा, ये 9.35 जो है ये इस तरह आएगा कि 252 को 2694 पे डिवाइड करेंगे। 252
डिवाइडेड बाय 2694, चेक कर लें, यही बनता है 9.35। चले, तो जब इसको जमा किया तो 73 + 9 किया तो ये 81 पे चला गया, बस ठीक है, 75 से ऊपर चला गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में रेवेन्यू से आगे तो वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं बनती। रेवेन्यू से आगे वर्किंग करने की ज़रूरत क्यों नहीं बनती? प्रॉफिट तो निकालना है ना, ये भी तो देखना है ना प्रॉफिट की बेस पे कोई बन रहा है कि नहीं, तो इसलिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आईएस ने कह दिया ना, अब इसमें हमारी क्या राय हो सकती है? कहते हैं जी जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को लेके आइडेंटिफाई करते हैं। ये भी आईएस ने कहा, उसने कहा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को लेके आइडेंटिफाई करें, ठीक है। जो 3.3.1 के ए में कहा, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर, इंटर सेगमेंट सेल्स और ट्रांसफर इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इसकी बेस पे करें। और फिर आगे जाके 3.3.2 में कहा कि इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 75% ऑफ द एंटिटीज रेवेन्यू, तो फिर एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाएं, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान से करना है कि जब 75% करना है तो एक्सटर्नल्स को लेके करना है सिर्फ, सही। अगर इतनी सादा सादा सीधी सीधी बातें स्टैंडर्ड कर दें तो फिर अकाउंटेंट की जरूरत ही ना रहे। तो अकाउंटेंट की जरूरत इसीलिए पेश आती है कि चीजों को घुमाया फिराया जाता है, राइट। ले जनाब, अब हम डिस्क्लोजर्स पढ़ लें जरा और फिर डिस्क्लोजर पे कुछ सवाल भी करते हैं। डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 256 पे। 4.1 जनरल इंफॉर्मेशन, हाँ जी पढ़ूं। 4.1 An entity shall disclose the following general information factors used to identify the entity's reportable segment। आपने कैसे आइडेंटिफाई किए बता देंगे, ये रेवेन्यू की बेस पे किया, ये प्रॉफिट की बेस पे किया, ये एसेट की बेस पे किया, एक बता दिया, दूसरा एक में ज्यादा भी बेसिस हो तो दोनों जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। हम कह दें ये सेगमेंट जो है केमिकल, ये प्रॉफिट की बेस पे भी बनता है, ये रेवेन्यू की बेस पे भी बनता है, ये एसेट की बेस पे भी बनता है, तीनों बता दें, बस बनता है जिस बेस पे भी बनता है। जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द एग्रीगेशन क्राइटेरिया। बाज़ दफ़ा होता है सेगमेंट जो है वो एक सेगमेंट होता है या एक से ज़्यादा सेगमेंट होते हैं, उनको मिला के इकट्ठा सेगमेंट बनाया जाता है। मसलन एक डिपार्टमेंट है, वो 2 प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा है, हम दोनों प्रोडक्ट को अलग-अलग सेगमेंट नहीं कहते, उनका हिसाब किताब भी इकट्ठा अलग नहीं रखा, हमने इकट्ठा रखा हुआ है। हम कहते हैं जितने मटेरियल इस डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहे हैं वो सारे मटेरियल लिखते जाएं, जितने की ये सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट ए बी इकट्ठा करते जाएं, तो एग्रीगेट कर दिया। आईएएस कोई इतराज़ नहीं करता, वो कहते हैं ठीक है आपके फाइनेंशियल अलग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट ए और बी हो सकता है 2 सेगमेंट हों, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, प्रोडक्ट्स इस तरह साइमल्टेनियसली बन रही हैं कि पॉसिबल नहीं है कि आप उसको जो है वो रिकॉर्ड वगैरह रख सकें उसका, तो आप उसको इकट्ठा कर दें, एग्रीगेशन कर दी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट ड्राइव्स इट्स रेवेन्यू। फिर विद इन सेगमेंट कितने किस्म की गुड्स बन रही हैं, जैसे भी मैंने कहा एक सेगमेंट है वो 2 गुड्स बना रहा है ए और बी, डिस्क्लोज कर दें कि ये सेगमेंट है ये काम कर रहा है, ये सेगमेंट है और ये फलां फलां काम कर रहा है। उसके बाद 4.2 आपने सेगमेंट की इंफॉर्मेशन बतानी है, क्या बतानी है? सी पार्ट, नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, एक्सटर्नल कितना रेवेन्यू है, इंटरनल कितना है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना है, और एनी अदर मटेरियल आइटम छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। नंबर 7 इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है।
तो बेसिकली कितनी चीजें होगी? 6 चीजें जो डिस्क्लोज करनी है, 6 चीजें डिस्क्लोज करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे की बात ही नहीं कर रहा कि बना के दिखाएं, वो कहता है रेवेन्यू बता दें, सेगमेंट रेवेन्यू बता दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दें, इंटरेस्ट रेवेन्यू बता दें, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बता दें और इनकम टैक्स बता दें, बस और कुछ भी नहीं पूछा। एनी अदर मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन का दिल करे मैंने ये भी बताना है। आईएएस कहता है कोई बात नहीं, जहां आपने इतनी बातें हमारी मानी, आपका दिल करता है आप भी अपने डिस्क्लोजर पेश कर दें। एक्स्ट्रा जो आईएएस डिस्क्लोजर बताते हैं वो मिनिमम होते हैं कि ये जरूर करने हैं, अगर उससे ज्यादा करना चाहें तो इट इज डिजायरेबल, अच्छी बात है, कर दें, पाबंदी नहीं है कि इससे ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये मिनिमम होते हैं। तो आईएएस कहता है आप किसी चीज को मटेरियल समझते हो भी डिस्क्लोज कर दो, कोई गल नहीं, खैर है, आम दो। हाफिज साहब आपने कौन से एसेट की एडजस्टमेंट की बात, कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन से सवाल में 14.16 में कोई एसेट की एडजस्टमेंट नहीं है? आगे चलते हैं 4.3। ठीक है, हर सेगमेंट की अलग से डेप्रिसिएशन बताएं या सब सेगमेंट की कंबाइन करके? नहीं जनाब, जब हमने कहा ना ये इतने सेगमेंट है, जैसे ये सवाल नंबर 14.16 है, 3 सेगमेंट है, तो उन 3 सेगमेंट्स को हमने जो है वो क्या करना है, उन 3 सेगमेंट्स को हमने जो है वो अलग-अलग डिस्क्लोज करना है, अलग-अलग डिस्क्लोज करना है। ये आप देखें ना, अगर आप गौर फरमाएं, ये देखें केमिकल, सोडा ऐश, फार्मा और बाकी अदर्स, ये अदर्स आ गए। अदर्स का एक कॉलम होता है, यहाँ पे अदर्स का लिखा ही नहीं हुआ, अदर्स। इन तीनों का रेवेन्यू बता दिया, एक्सटर्नल इंटरनल बता दिया, ठीक है। फिर टोटल कर दिया उनका, टोटल पूछा नहीं हुआ था, ये अपनी मर्जी से बता दिया हमने। टोटल का कहा नहीं हुआ था, उसने कहा बस इंटर सेगमेंट बताएं और रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल बताएं, ये 2 बातें थी, ये हमने अपने पास से ही टोटल कर दिया। फिर उसने कहा क्या बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं और इंटरेस्ट इनकम बताएं, ये हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिए, ये मांगे ही नहीं हुए थे, इनकी जरूरत ही नहीं थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट रेवेन्यू बताना था, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन बतानी थी, वो भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है, वो भी नहीं है इस सवाल में। इनकम टैक्स एक्सपेंस बताना था, वो भी नहीं है इस सवाल में। तो ये चीजें जो है ये सारी एक्स्ट्रा डिस्क्लोज कर दी हैं। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज बतानी थी, तो एक्स्ट्रा चीजें अगर डिस्क्लोज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसने कहा ना अदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन अपनी मर्जी से बता दिया, तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, एक्स्ट्रा बता दिया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं रिकंसिलेशन पे। रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन की हम बात करेंगे मंडे को, ठीक है। हम सवाल नंबर जो है वो 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रिकंसिलेशन का पॉइंट छोटा सा ही है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बताया हुआ है कि प्योर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि क्या करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वाह क्या बात है, चलें रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। यदि शौजर साहब कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। रिक्वायर्ड प्रिपेयर disclosures of
reporting operating segments as per IFRS 8। ठीक हो गया जी? चलिए, इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन क्या है बताया हुआ, टोटल सेल्स क्या है, इंटर सेगमेंट सेल्स क्या है, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या, डेप्रिसिएशन क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एसेट लायबिलिटीज। कैसा है, मजेदार नहीं है सवाल? जो चीजें आई इसने कहीं सारी इस टेबल में बनी हुई हैं, हमने सारा टेबल चुप के डिस्क्लोज कर देना है। हमने सारा टेबल उठा के जो है वो ऐसे ही डिस्क्लोज कर देना। अनएलोकेटेड का कॉलम जो है वो नहीं आएगा। अनएलोकेटेड क्या चीज है वो भी मैं आपको भी बता देता हूं क्या चीज है। अनएलोकेटेड का मतलब है किसी सेगमेंट का खर्चा नहीं है, हेड ऑफिस का खर्चा है। आसान अल्फाज में हेड ऑफिस का खर्चा तो वो किसी सेगमेंट का खर्चा तो नहीं है। बिजनेस का तो खर्चा है लेकिन किसी सेगमेंट का खर्चा नहीं है। ठीक हो गया? और अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अदर सेगमेंट्स हैं। अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अदर सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जरा ये चेक कर लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, और सेगमेंट चेक कर लेते हैं पूरे ही हैं। डिस्क्लोजर्स ही बनाने, आइडेंटिफाई तो नहीं करने का कहा हुआ। तो इसका जरा टोटल करके मुझे नेट करके बता दें कि कितना सेल का टोटल बनता है। हाँ जी, तीनों को ऐड कर दें और इंटर सेगमेंट सेल माइनस कर दें। इंटर सेगमेंट सेल माइनस करके ही आता है 12,230। 11,900 माइनस करके 11,900। चले डिवाइड करें, ये इनको नेट करें। एक्सटर्नल सेल कितनी बनी? 9140। 9140 डिवाइड बाय 11,900 कितना आता है? और इसी तरह इसको नेट करें तो ये बनता है 24 में से 2 निकाल दिए 2230 डिवाइड बाय 11,900। 76.8%। ये 76.8 अकेला ही बन गया और ये कितना बन गया? 18.73। क्या 75% से ज्यादा हम सेगमेंट शो नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? सवाल आपसे। कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मिनिमम एटलीस्ट होना चाहिए, और ज्यादा जितना मर्जी कर दें। तो 3 कॉलम बने हुए तो हम भी 3 ही बना देंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है? तो एटलीस्ट था, मैक्सिमम की कोई पाबंदी नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन 90%, 95%, 96% तक जो है वो टोटल सेल में इंटरनल सेल इंक्लूड रखेंगे ना। डिस्क्लोजर में ऐसे ही आएगा। डिस्क्लोजर में हमने क्या बताना है? डिस्क्लोजर में हमने जो है वो टोटल सेल का डिस्क्लोजर नहीं पूछा हुआ, हमने माइनस करके एक्सटर्नल सेल बतानी है कितनी है। ठीक है, माइनस करके एक्सटर्नल सेल बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन में यही कुछ लिख देंगे कि ये सेगमेंट है। जनरल इंफॉर्मेशन में बताना था सेगमेंट क्या है और वो सेगमेंट करते क्या हैं। ये चीज़ें बनाते हैं। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, फिर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ जूसेस, ड्रिंकिंग वाटर एंड पाउडर ड्रिंक्स, और फिर उसके बाद जो है अदर प्रोडक्ट्स, उसमें उसने कहा मिसलिनियस प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनल क्यों लेस किया? हाफिज साहब किस पर्पज़ के लिए पूछ रहे हैं? हमने देखना था 75% पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा।
डिस्क्लोजर बनता है तो वो चेक किया है बस, ठीक है। वैसे तो देखें इस सवाल में हमें ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो एक प्रैक्टिस हो गई ना। उसने कहा कि मैनेजमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, उसने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, हमने डिस्क्लोजर करने हैं बस, ठीक है। तो ये तो वैसे ही ज़रा वो जो डिस्कशन इतनी देर से चल रही थी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो इसलिए हमने जो है ये फिगर्स कैलकुलेट कर ली, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन करेंगे इसी तरह नेट करके 75% के पर्पस के लिए। अच्छा जी, लो जनाब देखें तो ये पहला जनरल इंफॉर्मेशन आ गई जो हमने पढ़ा कि जनरल इंफॉर्मेशन बतानी है। ये वो जनरल इंफॉर्मेशन आ गई, सेगमेंट क्या है, कैसे बनाएं। उसके बाद इसके बाद आगे चलते हैं। ये डिस्क्लोजर नहीं मांगा हुआ, ये बताना है और ये बताना है, ठीक है। तो हम ये एक्स्ट्रा लिख दें, कोई हर्ज की बात नहीं। ये दो चीजें मांगी हुई थी, इंटरेस्ट रेवेन्यू मांगा हुआ था वो लिख दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस मांगा हुआ था वो लिख दिया, इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ, उसकी बजाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स था तो हमने ये लिख दिया, एसेट्स लिख दिए, लायबिलिटीज लिख दी। और ये देखें ये 3 कॉलम बन गए, अनएलोकेटेड को कुछ नहीं करना हमने, और ये इनका टोटल कर दिया। बस यहां तक आपको करवा रहा हूं अभी मैं। हाँ जी बता दें यहां तक। हाँ जी शोजमी आपका सवाल ठीक हो गया। हाँ जी, कभी भी कोई सवाल स्टैंड करता है। चले जी, अब 2 डिस्क्लोजर रह गए हैं रिकंसिलेशन के, और कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं, वो हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, और थोड़ी देर लगेगी उस पर, 15-20 मिनट ही लगेंगे। होमवर्क जो है यही सारे सवाल दोबारा करें, और क्वेश्चन नंबर 14.16 का बी पार्ट है। बी पार्ट में उसने कहा हुआ था हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड नेसेसरी रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं आपको, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कैसे आएंगे, तो इसका आपने डिस्क्लोजर बना लेना है। फिर हम जब करेंगे सवाल नेक्स्ट टाइम, ये IFRS मंडे को इंशाल्लाह मैक्सिमम भी टाइम लगा तो आधा घंटा लगेगा, बल्कि उससे कम टाइम ही लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। और IS 21 हम मंडे को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये इसके डिस्क्लोजर बने हुए हैं, वही टेबल जो भी हमने बनाया, तो ये आप डिस्क्लोजर देख लीजिएगा। उसके बाद रिकंसिलेशन उसकी करनी है, वो रिकंसिलेशन थोड़ा सा काम है, तो वो इंशाल्लाह फिर हम, टारगेट तो था आज इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन जाहिर है कुछ कल वाले सवाल थे उसमें कुछ पॉइंट्स थे, उन पर थोड़ा टाइम लग गया, नो इशू। तो इसको मंडे को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, लेकिन मंडे को नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।